हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल के ड्रामा टेल्स। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं द किंग इटर्नल मोनार्क का एपिसोड नंबर 10। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिनजे एक जगह पे हॉट डॉग खा रहा होता है कि तभी उसे याद आता है कि वो और जंग तेल स्कूल के दिनों में उसी जगह पे हॉट डॉग खाने आया करते थे। तब उसे अपने डॉक्टर, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है, उसके साथ की गई बातें भी याद आती है कि उसने जब उसे बताया था कि कांग योंग मिन के बारे में, जो कि उसका नाम होता है किंगडम ऑफ कोरिया में। वो साइकेट्रिस्ट उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती और वो पूछती कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कांग योंग मिन एक मेमोरी है, हो सकता है कि तुम्हारा बुरा सपना हो। वो कहता है हाँ, क्योंकि मैं उस दुनिया के एक इंसान से मिला हूँ। डॉक्टर उसे कहती है कि आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही है, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। वो शिनजे को पागल समझ रही है क्योंकि दूसरी दुनिया ऐसी कंसेप्ट पे वो भरोसा नहीं करती और बस वो सोच ही रहा होता है कि तभी जंग तेल पीछे से आती है और उसे आवाज देती है और पूछती है कि मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ छिपे हो। तो शिनजे वहाँ से भी जाने लगता है तो जंग तेल उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है और कहती है ली सांगदो जिंदा है। ली सांगदो और जंग यंजी के बीच में एक चीज कॉमन है, वो दो 2G फोन। बाहर हमारे जैसी एक और दुनिया है जहाँ बिल्कुल हमारे तरह दिखने वाले लोग रहते हैं और मैं वो दुनिया देखकर आई हूँ। एक गुनाह हो रहा है दो दुनियाओं के बीच में, लेकिन मैं कैसे इस बात का सबूत दूं? कोई नहीं विश्वास करेगा मेरी बातों पर, लेकिन मैं जानती हूँ तुम करोगे विश्वास मुझ पे और एक तुम ही हो इस दुनिया में जिसमें मैं विश्वास कर सकती हूँ। लेकिन तभी शिनजे जंग तेउल को अपनी पागलपंती से बाहर आने की सलाह देकर वहां से चला जाता है। एक और किंगडम ऑफ कोरिया में किंग जब वो सारी फुटेजेस देखता है तो उसे उसमें ली लिम की शक्ल वाला आदमी दिखता है जो बिल्कुल 25 साल पहले की तरह दिख रहा होता है। तब किंग को सारा खेल समझ में आता है कि वो दो दुनियाओं के बीच में जो दरवाजा है, उसके बीच में जो जगह है जहाँ कोई रोशनी, हवा या वातावरण नहीं है, जहाँ वक्त के पहिए अलग तरह से घूमते हैं, उसका राज किंग समझ जाता है। वो तुरंत वहां जाता है क्योंकि जंग तेउल भी किंग को काफी मिस कर रही होती है। वो तब उस जंगल में आती है जहाँ वो दरवाजा खुलता है। तभी उसे घोड़े के कदमों की आवाज आती है और वो सामने जब देखती है तो किंग वहां आता है। दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो भाग के एक दूसरे के गले लगते हैं। जंग तेउल पूछती है क्या सच में तुम आए हो? किंग कहता है तुम इस वक्त यहाँ कैसे आई? क्योंकि मैं तो बस यहाँ आके तुम्हें उस पीसीओ से फोन करने वाला था, बस तुम्हारी आवाज सुनकर यहाँ से वापस जाने वाला था। फिर एक दूसरे को मिस यू कह के वो इमोशनली एक दूसरे को फिर से जोर से गले लगाते हैं। नेक्स्ट सीन में किंगडम ऑफ कोरिया में किंग की सेक्रेटरी काफी परेशान है क्योंकि किंग फिर से अचानक गायब हो गया है और उन्हें न्यू ईयर के समारोह का इनॉग्रेशन करके स्पीच भी देनी है। तो इसलिए वो किंग के बारे में जानने के लिए हेड कोर्ट लेडी के पास आई होती है। तो वो सेक्रेटरी को बोलती है कि तुम ज्यादा परेशान मत हो और हर साल की तरह सब नियोजन कर लो। तो सेक्रेटरी कह ही रही होती है कि किंग अभी तक कोई खबर नहीं है और किंग अगर तब तक वापस नहीं आए तो हम क्या करेंगे। कि तभी किंग पीछे से आता है और कहता है कि मुझे लगता है अभी लूनार न्यू ईयर के लिए 1-2 दिन बाकी होंगे, है ना? तो हेड कोर्ट लेडी कहती है आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं महाराज। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जंग तेउल जोयोंग को किंग के फेवरेट बीबी की शॉप में ले जाती है। वो कहती है कि मैंने सोचा कि क्योंकि ये त्योहारों का मौसम है और तुम अकेले होंगे और यहाँ तो तुम किसी और को जानते भी नहीं, तो तुम्हारे साथ एक न्यू ईयर ट्रीट हो जाए। तो वो कहता है हाँ, लेकिन मुझे योनसब की चिंता हो रही है क्योंकि वो भी तो वहाँ फंसा हुआ है, अपनी फैमिली से दूर है। तो जंग तेउल कहती है फैमिली से याद आया, तुम योनसब के फैमिली के साथ एडजस्ट तो कर रहे हो ना? किसी को कोई शक तो नहीं हुआ अभी तक? स्पेशली योनसब की छोटी बहन योनबी, उससे तुम जरा संभल के ही रहना। वो छोटी है लेकिन दिमाग बड़ा तेज चलता है। तो जोयंग कहता है डोंट वरी, मैं सब अच्छे से हैंडल कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यू ईयर के त्योहार के लिए योनसब के मम्मी पापा भी घर आए हैं और योनसब की माँ जोयंग को उनके ट्रेडिशनल कोरियन कपड़े पहनने को बोलती है जो उसे ठीक से पहनने नहीं आते। तो वो उसकी हेल्प करती है और कहती है पिछले साल तक तो तुम अच्छे से पहन लिया करते थे, अब क्या हो गया? तभी छोटी यून भी वहाँ आती है और अपनी माँ को कहती है कि माँ मैं कई दिनों से देख रही हूँ लेकिन ये हमारा योनसब भाई नहीं है, ये बदल गया है। पहले से हैंडसम तो लग रहा है लेकिन बहुत इरिटेटिंग भी हो गया है। जोयंग टेंशन भरी आंखों से उसे देख रहा होता है। वो अपनी माँ को कहती है पुलिस बुलाओ, हमारी पूरी फैमिली खतरे में है। तभी योनसब का छोटा भाई का भी अपने हाथ में जोयंग की गन लेकर वहाँ आ जाता है और वो उसका ट्रिगर दबा ही रहा होता है कि तभी जोयंग झट से जाके उसके हाथ से वो छीन लेता है और माँ के पूछने पर बताता है कि वो उसने मिलिट्री ट्रेनिंग की याद में रखी है। माँ उसे प्यार से मारती है और कहती है क्या छोटे बच्चों की तरह खिलौने संभाल रहे हो? जाते वक्त वो छोटी यून भी जोयंग को बहुत ही गुस्से से देखते हुए उसे इशारा करती है कि मेरी नजर हमेशा तुम पे होगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यू ईयर की रात होती है लेकिन फिर भी जंग तेउल और उसकी टीम नाइट शिफ्ट कर रहे होते हैं और वो लोग बात कर रहे होते हैं कि सारी दुनिया अभी
अपनी फैमिली और लव्ड वंस के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो उनका चीफ बोलता है वो सब लोग ठीक से सेलिब्रेट कर पाए इसलिए तो हम यहाँ काम कर रहे हैं। कि तभी धीरे धीरे सुबह होने लगती है और रोशनी आती है। तभी सामने से कांग शिंजे आता है। उसके आने से सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो जब अचानक से 21 दिन की छुट्टी पर गया होता है तो सभी को बहुत अजीब लगा होता है। फिर सबके अंदर जाने के बाद शिंजे जंगतेल को पूछता है वो फोन के बारे में क्या बता रही थी तुम, अब बताओ, मैं सब सुन रहा हूँ। यहाँ किंगडम ऑफ कोरिया में न्यू ईयर के मौके पर किंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्पीच देकर अपने राज्य के लोगों को नए साल की बधाइयाँ देता है और संबोधित करता है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम और कई सारे पॉलिटिशियंस और कई नामी गिरामी हस्तियां भी आई होती है और वो लाइव टीवी पर ब्रॉडकास्ट की जा रही होती है। स्पीच देते वक्त किंग काफी करिज्मेटिक और चार्मिंग लग रहा होता है। तो योनसोप इससे काफी इम्प्रेस होता है और तालियां भी बजाने लगता है, लेकिन फिर वो अपने जॉइन होने की बात के बारे में सोचता है और अपने आप को कंट्रोल करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जाते वक्त पीएम किंग की स्पीच की तारीफ करती है और उसे पूछती है कि क्या वो भी उसे आगे ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। तो किंग कहता है जब तक वो ठीक से काम कर रही है और सही है तब तक किंग हमेशा उसे सपोर्ट करेगा। तभी अचानक से जोयंग का फोन बजता है और कॉलर आईडी पे डिटेक्टिव कांग लिखा होता है। तो योनसोप किंग को ये बताता है तो किंग उसे फोन उठाकर अपनी धीमी आवाज में जोयंग बोल रहा हूँ ऐसे बोलने को बोलता है। इससे पीएम और उसके असिस्टेंट को अजीब लगता है। तो किंग कहता है ऐसे बात करने पर वो काफी कूल साउंड करता है इसलिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि खुद किंग पुलिस स्टेशन उस डिटेक्टिव कांग को मिलने गए हैं और खुद किंग आए हैं। इस बात से सब पुलिस वाले शॉक हो जाते हैं और जब किंग उस लूना के बारे में पूछता है तो डिटेक्टिव कांग कहता है कि वो 2 हफ्ते पहले ही जेल से रिहा हुई है। उसकी सजा खत्म नहीं हुई लेकिन उसे जल्दी छोड़ दिया गया है क्योंकि वो टर्मिनली इल है, यानी जल्द ही वो मरने वाली है। तो किंग उन्हें उस लड़की को ढूंढकर उसके सामने पेश करने को बोलता है। उसके बाद में किंग उस रेस्टोरेंट ओनर के बारे में भी डिटेल्स निकालने की कोशिश करता है। तो डिटेक्टिव से उसे पता चलता है कि उनकी दुनिया में वो मर चुका है। इससे किंग समझ जाता है कि ये सेम चेहरे के लोग दूसरी दुनिया के अपने हमशक्ल लोगों को मारकर उनकी पहचान चुरा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें देखने मिलता है वो सीन जो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब वक्त थम जाता है तो किंग समझ जाता है कि ली लिम अब जरूर उसकी दुनिया में है। तो वो झट से जंगल की ओर जाता है जहाँ से वो दूसरी दुनिया में यानी रिपब्लिक ऑफ कोरिया में आया जाया करता है, लेकिन वहाँ पे उसने पहले से ही सिक्योरिटी तैनात कर रखी होती है। उनसे उसे पता चलता है कि वो सब लोग पिछले 17 दिनों से वहाँ रोटेशनल शिफ्ट्स पर है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आया। किंग को ये बात अजीब लगती है तो वो अपने कैप्टन सोक से पूछता है क्या कोई और रास्ता है शहर की ओर जाने वाला जो पैलेस से होकर नहीं गुजरता। उसे पता चलता है कि एक खेतों की ओर से डायरेक्ट हेउंगदे की ओर वाला रास्ता है जो पैलेस को बाईपास करता है। तो किंग झट से सब सिपाहियों को हेउंगदे के ओर चलने को बोलता है क्योंकि अब किंग को पता चल चुका है कि दोनों की दूसरी दुनिया में आने जाने का रास्ता और वो दरवाजे अलग है। फिर वो अपने ऑफिस में फोन करके म्योंग सेंघा को उसके हेउंगदे जाने की खबर सोशल मीडिया पे पोस्ट करने को बोलता है और देखते ही देखते वो पोस्ट राज्य में हर जगह पे आग की तरह फैल जाती है और वायरल हो जाती है। वहाँ से गुजर रहे ली लिम को भी ये बात पता चलती है कि तभी किंग वहाँ पहुंच जाता है। सब लोग किंग को देखकर काफी एक्साइटेड होते हैं और उसकी ओर देख रहे होते हैं सिवाय एक आदमी के। किंग उसकी ओर देख के जोर से ली लिम कह के चिल्लाता है और सारे लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो इंसान मुड़ के देखता है वो वही गद्दार ली लिम होता है। और किंग को लास्ट टाइम उससे फोन पर की हुई बात याद आती है जब किंग ने उसे रेस्टोरेंट ओनर का फोन उठाया होता है। अब ली लिम बोलता है मैं कब से इस मौके का इंतजार कर रहा हूँ। तब किंग कहता है और थोड़ी देर इंतजार करना और वो खुद ली लिम को मिलने आएगा। तब वो बोलता है कि तुम लोगों ने दुनिया को बताया हुआ है कि मैं मर चुका हूँ और अब अगर तुम मेरा जिक्र भी करोगे तो जो भी बवाल होगा उसके लिए बस तैयार रहना और अब इस मरे हुए आदमी को जिंदा करके दिखाओ। फिर किंग और ली लिम एक दूसरे की ओर गुस्से से देख रहे होते हैं। किंग के रॉयल गार्ड झट से अपनी बंदूकें लेकर किंग के पीछे आके खड़े हो जाते हैं, लेकिन तभी किंग नोटिस करता है कि सामने की क्राउड में ली लिम के भी आदमी छिपे हुए होते हैं और वो कुछ मासूम लोगों को हॉस्टेज बना के रखते हैं। उन्हें पकड़कर उन पे बंदूक तानी होती है। तो किंग अपने गार्ड्स को शूट ना करने के ऑर्डर्स देता है, लेकिन तभी ली लिम का एक आदमी किंग की ओर शूट करता है, लेकिन तब योनसोप बीच में आकर किंग की जान बचाता है, लेकिन वो गोली उसे लग जाती है और वो वही गिर जाता है। जब किंग के गार्ड्स शूट बैक करने का सोचते हैं तो किंग उन्हें मना करता है और कहता है उन्हें जाने दो, हमें लोगों की सुरक्षा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तब ली लिम उन लोगों को छोड़ के अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है। किंग तब तक कैप्टन सोक को आदेश देता है कि जल्द से जल्द एम्बुलेंस बुला के जोयंग का इलाज शुरू करवा और उस शूट आउट के बारे में कोई भी बात इंटरनेट पे फैलनी नहीं चाहिए। अगर कुछ भी बात आए तो तुरंत उसे हटवा देना। कोई भी वीडियो क्लिप्स, कोई भी फुटेजेस इंटरनेट पे नहीं आने चाहिए। और फिर टेंशन भरी आंखों से वो योनसोप की ओर देख रहा होता है। ये सारी बात की खबर पीएम तक पहुंची जाती है। उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि किंग ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन कैप्टन जोयंग को गोली लगी है। तब पीएम पूछती है
वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो सब तरफ लीलिम कीवर्ड ट्रेंड हो रहा है उसके बारे में बताओ। वो बताता कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने लीलिम को देखा और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो उस लीलिम के आदमी थे, लेकिन सबको लग रहा है कि ये कोई राजा के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। तब पीएम को याद आता है कि कुछ दिनों पहले उसकी माँ ने भी उसे लीलिम जैसे आदमी को देखने के बारे में बात की थी। ये बात प्रिंस ब्योंग के कानों तक भी पहुंच जाती है, क्योंकि वो हमेशा जिस कैफे में बैठा होता है वहाँ बैठे लोग भी उसी इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते। अभी कुछ गार्ड्स उसके पास आकर उसकी सिक्योरिटी लेवल बढ़ जाने की बात उसे बताते हैं। इससे प्रिंस समझ जाते हैं कि जरूर कोई मसला हुआ है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में जहाँ योनसुप को एडमिट किया हुआ है, योनसुप ठीक होता है। डॉक्टर किंग को बताता है कि बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से उनकी जान बच गई है और शरीर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लिगामेंट का रप्चर हुआ है जिसे जुड़ने के लिए 2 हफ्ते का समय लगेगा। इसके लिए उसे अस्पताल में ही रेस्ट करनी चाहिए। डॉक्टर के जाने के बाद किंग योनसुप को पूछता है कि उसे इस तरह से अपनी जान जोखिम में डालनी नहीं चाहिए थी, अगर सच में उसे कुछ हो जाता तो इस पर योनसुप कहता है क्योंकि जोयंग अगर यहाँ होता तो वो भी यही करता, और अब मैं हूँ ना तुम्हारी अटूट तलवार कहलाने के लायक। यहाँ एक और लीलिम और उसका वफादार जो बुक स्टोर संभालता है वो उसे बताता है कि उस शूट आउट की वजह से काफी हल्ला हो गया है और पूरे राज्य में काफी बवाल मच चुका है। इसकी वजह से तो लीलिम कहता है किस वजह से? एक 70 साल के आदमी जिसे 25 साल पहले रॉयल गार्ड्स ने मार डाला। अब मेरे भतीजे को समझ आएगा उसके अपने शब्दों का वजन क्या है और उसका परिणाम क्या होगा। तब वो बुक स्टोर का ऑनर प्रिंस ब्योंग का बुक स्टोर पे आने के बारे में भी बताता है। तो लीलिम पूछता है क्या उसने तुम्हें पहचाना? बुक स्टोर वाला कहता है कि नहीं, वो बस एक कोइंसिडेंट था। तब लीलिम कहता है ज्यादातर जो बातें कोइंसिडेंट लगती है वो होने ही वाली होती है और जो बातें होने वाली होती है उसे ही तकदीर कहते हैं। एक और रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जोइंग एक जगह नजर रखे होता है, तभी वहां से कांग शिंजे की माँ गुजरती है। उसे देखकर वो समझ जाता है कि इसी तरह की एक औरत महल में एक दासी का काम कर रही है और वो फोन पर अपनी दोस्त से बात कर रही होती है कि उसने जीहुन की माँ देखी जो कई साल पहले उसके घर में काम करती थी और उसका बेटा भी शिंजे की उम्र का था। तो उसे शिंजे के पुराने कपड़े भी वो दिया करती थी, लेकिन वो अब बहुत बदल गई है और पहचान में भी नहीं आ रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जंगतेल शिंजे के साथ जोयंग के होटल रूम में आती है। तब जोयंग कहता है मुझे लगा था तुम अकेली आओगी। तो इस पर शिंजे कहता है मुझे लगा तुम अब तक जा चुके होंगे। तब जंगतेल कहती है तुम दोनों को आर्ग्यू करना बंद करना पड़ेगा और हमें मिलकर इस गुत्थी को सॉल्व करना है। फिर वो तीनों ड्रॉ करके उस मिस्ट्री के बारे में सर्च कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ली सांगदो रिपब्लिक ऑफ कोरिया से किंगडम गया है और अभी जांग योनजी भी वही जाने की फिराक में थी और वो रेस्टोरेंट ओनर किंगडम ऑफ कोरिया से रिपब्लिक ऑफ कोरिया में आया है, लेकिन अब किंग उसे वापस अपने साथ उसकी दुनिया में ले गया है। तो ये सुनकर शिंजे गुस्सा होता है और कहता है अगर किसी ने उसकी मिसिंग की कंप्लेन लिखवाई तो पता है कितनी मुश्किल होगी हमें। तो जोयंग कहता है वो उनके राज्य का नागरिक है और उसे सजा देने का हक बस किंग को है। और शिंजे फिर भी बहस करता है। तो जोयंग कहता है एक्चुअली हमारी दुनिया के रूल्स तुम पर भी अप्लाई होते हैं। तो क्योंकि इसके बारे में जंगतेल को कुछ पता नहीं है वो कुछ समझ नहीं पाती और जब वो उसके बारे में पूछती है तो वो दोनों भी टॉपिक चेंज करके वहां से चले जाते हैं। एक और किंगडम ऑफ कोरिया में जब किंग महल में वापस आता है तो हेड कोर्ट लेडी जल्दी से उसके पास आके उसे देखती है कि वो ठीक तो है या नहीं। तो किंग कहता है वो ठीक है और उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो लीलिम अभी भी जिंदा है और अभी भी वो वैसे का वैसा दिखता है, उसकी उम्र एक दिन भी नहीं बढ़ी। हेड कोर्ट लेडी को विश्वास नहीं होता तो किंग कहता है देखा मैं आपको भी विश्वास नहीं दिला पा रहा हूँ तो दुनिया को कैसे विश्वास दिला पाऊंगा। किंग के ऑफिस में जाने के बाद सेक्रेटरी बताती है कि उसके लिए पीएम का फोन आया है। तो किंग के फोन उठाने के बाद पीएम पूछते कि क्या हो रहा है, ये सब क्या ये सच है ये लीलिम के बारे में। तो किंग कहता है आप अपनी जनता को सुरक्षित रखने की फिक्र करिए, बाकी सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए और पॉलिटिक्स के लिए और अपने फायदे के लिए इतिहास के साथ छेड़छाड़ ना करिए। किंग की सेक्रेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको एड्रेस करती है और कहती है कि वो सब ट्रेटर लीलिम के आदमी थे और हम उन्हें पकड़कर उनके साथ सही न्याय करेंगे। यहाँ रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जंगतेल और शिंजे जांग योनजी के सामने एक 2G फोन रख कर कहते हैं ये ना वो फोन जिसे तुम छिपाने की कोशिश कर रही थी, जिसकी बात तुम्हारी रूममेट ने सुन ली थी, इसलिए तुमने उसे मार दिया है ना। जांग योनजी उस फोन को देख के टेंशन में आ जाती है, लेकिन फिर भी वो प्रिटेंड करती है कि उसे कुछ नहीं पता। तो शिंजे और जंगतेल पुलिस स्टेशन से जब बाहर आ रहे होते तब जंगतेल उसे पूछते कि मेरा अंदाजा सही है ना, ली सांगदो का फोन दिखा के मैंने उसे कंफ्यूज किया तो उसके एक्सप्रेशन कैसे चेंज हुए।
तब शिंजे कहता है हमारी तहकीकात सही रास्ते जा रही है। तभी सामने से एक गाड़ी आते ही रिवर्स जाने लगती है। शिंजे को उस पर शक होता है क्योंकि वो सेम गाड़ी होती है जो कई बार उसके आसपास नोटिस की होती है उसने। वो पुलिस स्टेशन वापस जाकर उस गाड़ी का नंबर प्लेट से उसके मालिक का पता ढूंढने की कोशिश करता है। तब उसे आखिरी का नंबर याद नहीं आ रहा होता। तभी उसका चीफ आके उसे वो नंबर बताता है और कहता है ये उसी रात वाली गाड़ी है ना जब हम दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे थे। यहाँ एक और किंगडम ऑफ कोरिया में कई पॉलिटिशियंस प्रिंस को मिलने उसके घर आते हैं। वो कह रहे होते क्योंकि हमारे देश की पीएम एक औरत है, हमारा देश दहशतगर्दियों के सामने कमजोर लग रहा है और रॉयल फैमिली के सबसे बड़े सदस्य होने के कारण आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है। तब प्रिंस काफी गुस्सा होता है और कहते हैं किंग है सबसे बड़े सदस्य और आप सब अभी के अभी मेरे घर से निकल जाइए। तभी घर का एक दास किंग के आने की बात उन्हें बताता है। तब सब पॉलिटिशियंस घबरा जाते हैं और किंग को सलाम करके वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद प्रिंस ब्योंग किंग को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब बिन बुलाए उसके घर में आए थे और वो कोई भी अपने मन में गलतफहमी ना पाले कि वो किंग के खिलाफ कुछ साजिश कर रहा होगा ऐसा कुछ। तो किंग कहता है कि उसे उन पर पूरा विश्वास है। फिर वो उन्हें बताता है कि लीलिम जिंदा है और वो अब भी वैसे का वैसा दिखता है और उसकी एज बिल्कुल भी नहीं बढ़ी और अब किंग उसे पकड़ने वाला है, इसलिए उसे फिर से महल के बाहर जाना पड़ेगा। तो जब तक किंग वापस नहीं आता तब तक प्रिंस को पैलेस में रहने की रिक्वेस्ट करता है और उनके राज्य के लिए और राज परिवार के लिए अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने के बारे में भी बोल के वो वहाँ से चला जाता है। एक और रिपब्लिक ऑफ कोरिया में शिंजे को पता चलता है कि वो गाड़ी एक मिसिंग आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड है। वो जंग तेउल को उस दूसरी दुनिया के बारे में पूछता है। वो बताती है कि उस दुनिया में एक किंगडम ऑफ कोरिया है और वो हमारी तरह डिवाइडेड कंट्री नहीं है। वहाँ की कैपिटल बुसान है और वहाँ एक किंग है जिसे उसकी जनता काफी प्यार करती है। अब ये सब बताते वक्त उसे किंग की याद आती है। फिर वो बताती है कि वो पुलिस स्टेशन भी गई थी, वहाँ उसे उसके सीनियर्स भी दिखे लेकिन वहाँ के रैंक्स यूनिफॉर्म सब अलग था और उसे वहाँ वो दोनों भी नहीं दिखे। उसके घर वाले एरिया में भी गई लेकिन शिंजे वहाँ भी नहीं दिखा, शायद वो अब्रॉड पढ़ाई के लिए गया हो। ये सुनकर शिंजे को बुरा लगता है। फिर वो जंग तेउल को लेकर उस ली जियोन की समाधि की जगह जाता है। तो पूछते कि ये तुम्हें कैसे पता चला। तब वो बताता है कि फॉरेंसिक ऑफिसर ने वो फाइल जंग तेउल को देने के लिए उसे दी थी, तब उसने देखा था। वो बताता है कि मैंने उस अनआइडेंटिफाइड आदमी का नाम लिया। जंग तेउल शॉक होती है और पूछते क्या उसने तुम्हें उसका नाम खुद बताया। वो कहता है नहीं, मैंने वो नाम लिया जो मुझे याद था, लीगॉन। ये सुनकर जंग तेउल कंफ्यूज हो जाती है। तो उसे बताता है कि तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हें उस दुनिया में कहीं नहीं मिला, क्योंकि सच तो ये है कि मैं उस वक्त यहाँ था इस दुनिया में तुम्हारे साथ। ये सुनकर वो सब समझ जाती है। तब शिंजे कहता है कि पता है मैं पुलिस वाला क्यों बना हूँ, ताकि जब कोई भी मुझे अपनी पहचान के बारे में पूछे तो या तो मैं खुद को गोली मार लूं या सामने वाले को। ये सुनकर जंग तेउल को काफी बुरा लगता है। दोनों भी इमोशनल होते हैं। अब वो शिंजे को कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस तुम हो। और दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। किंगडम ऑफ कोरिया में पीएम फिर से जेल में अपने एक्स हस्बैंड को मिलने आई है, यानी कि वो चेयरमैन चो। वो उसे पूछते कि क्या तुम्हारे लोग इस शूट आउट के बारे में कुछ पता लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ तो अजीब है उसके बारे में, क्योंकि सारी फुटेजेस हर तरफ से डिलीट किए जा रहे हैं, फॉरेन सर्वर्स में भी नहीं है। वो पूछता है कि तुम क्यों उस ट्रेटर गद्दार लीलिम के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही हो, कहीं तुम खुद तो गद्दारी के बारे में सोच नहीं रही। तो वो कहती है तुम बस अपना काम करो। वो फिर से उसे अपनी सजा कम करवाने की और उसे जल्द से जल्द जेल से रिहा करवाने की डिमांड करता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते कि प्रिंस ब्योंग पैलेस में जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहे होते कि तभी उन्हें उनके ऑफिस चेयर पे कोई बैठा हुआ दिखता है। हमें पता चलता है कि वो लीलिम होता है। प्रिंस घबराकर अपने गार्ड्स को आवाज लगाते हैं। तब लीलिम अपने खून से सने हाथों को पोंछते हुए बोलता है कि मैं सबको हमेशा हमेशा की नींद सुला कर आया हूँ, इसलिए अपनी आवाज वेस्ट मत करो। प्रिंस कहता है कि क्या तुम जिंदा हो। लीलिम कहता है तुम्हें तो ये बात सबसे पहले पता थी ना, ऑटोप्सी तो तुम ही ने की थी उस बॉडी की। तो जब वो किंग की अंगूठी पहनता है तो प्रिंस उसे कहता है कि उस पर बस किंग का हक है। तो लीलिम कहता है क्योंकि मैं एक कॉन्क्यूबिन का बेटा हूँ इसलिए मेरा हक छीन लिया गया और उसे दे दिया, क्योंकि वो नोबल ब्लड है। मैं उस किंग से उसका सब कुछ छीन लूंगा और शुरुआत में तुमसे करने वाला हूँ, उसके फेवरेट चाचा से, उसको इतना प्यार करता है, और फिर मैं उसे भी मार कर उससे वो मानपसिक जो बांसुरी का आधा टुकड़ा भी ले लूंगा। ये कहकर वो प्रिंस ब्योंग का गला घोटकर उसे मार डालता है। फिर वो जानबूझकर वो अंगूठी उसके हाथ में डालकर वहाँ से चला जाता है। तब वो उस बुक स्टोर के सामने से गुजरता है। तब उस वक्त बिजली कड़कती है और उसके चेहरे पर वो शॉक वाला निशान आता है। तब वो बुक स्टोर के सामने वाला लड़का वो देख लेता है। यहाँ रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जंग तेउल जो यंग के पास आती है उसके लिए घर का खाना लेकर, ये कह के कि तुम्हें जरूर होटल का खाना खा खा के बोर हो रहा होगा और तुम्हारा ध्यान नहीं रखा तो तुम्हारे महाराज को अच्छा नहीं लगेगा। जो यंग उसे पूछता है तुम्हें लगता है तुम ये सब हैंडल कर पाओगी, आखिर तुम दोनों तो अलग अलग दुनिया से हो, और क्या तुम लोग हमेशा बस इसी तरह एक ओर से दूसरी ओर ट्रैवल करते रहोगे। महाराज एक देश के राजा है, उनके सिर पर बहुत जिम्मेदारी है और उन्हें किसी ऐसे पार्टनर की जरूरत है जो किंगडम ऑफ
ऑफ कोरिया की क्वीन बन सके। क्या तुम ये कर पाओगी? क्या तुम अपनी दुनिया, यहाँ के लोग छोड़कर हमारी दुनिया में आ पाओगी? एक और किंगडम ऑफ कोरिया में किंग भी जंगतेउल को काफी मिस कर रहा होता है। उसके साथ बिताए सारे पल उसे याद आ रहे होते हैं कि तभी किंग की सेक्रेटरी रोते रोते उसके सामने आती है और पूछने पर बस वो प्रिंस ब्योंग का नाम लेकर फूट फूट कर रोने लगती है। किंग समझ जाता है। हम देखते हैं कि प्रिंस ब्योंग के फ्यूनरल की तैयारी की जा रही है। किंग बहुत ही दुखी और हताश दिखता है। प्रिंस की मौत से हेड कोर्ट लेडी को भी काफी बड़ा धक्का लगा होता है और वो अचानक से बेहोश हो जाती है। यहाँ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जंगतेउल उस किंग की दुनिया से लाए बीज को पानी डाल रही होती है। उसे बात कर रही होती कि तुम्हें किसी भी हालत में यहाँ पे उगना होगा, तुम मेरी उम्मीद हो। तभी जब उसकी नजर खिड़की से बाहर जाती है तो उसे किंग बाहर खड़ा हुआ दिखता है। वो दौड़कर बाहर जाती है। किंग भी उसके करीब आता है। वो इमोशनल हो जाती है और कहती है इस बार आने में बहुत देर लगा दी तुमने। तब किंग भी उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है, और क्योंकि वो काफी दूर से आया है इसलिए उसे आने में बहुत वक्त लग गया। किंग एक ब्लैक सूट जिसपे गोल्डन डिजाइन और ब्लू कॉलर है पहने होता है। वो हाथ में बहुत खूबसूरत ब्लू कलर के फूल लेकर खड़ा होता है। वो कहता है मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने आज तक तुम्हें कभी भी कोई फूल नहीं दिया, ये तुम्हारे लिए है। फिर वो उसे कहता है जंगतेउल आई लव यू। वो दोनों भी बहुत इमोशनल होते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। काफी सैड और इमोशनल किस होता है। लेकिन जंगतेउल जैसे ही अपनी आंखें खोलती है उसके सामने कोई नहीं होता, लेकिन उसके हाथों में वो फूल होते हैं क्योंकि वो सपना नहीं होता और किंग जा चुका है। और बस जंगतेउल वही बैठकर जोर जोर से रोने लग जाती है। और इसी इमोशनल सीन के साथ हमारा द किंग इटर्नल मोनार्क का एपिसोड नंबर 10 खत्म हो जाता है। आगे अब इस दो दुनियाओं की प्रेम कहानी का क्या अंजाम होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल के ड्रामा टेल्स पर। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।